जाफरी आपकी खिदमत में 10th क्लास कंप्यूटर साइंस का एक कंप्लीट कोर्स के साथ हाजिर हैं। इसमें हम कंप्यूटर साइंस के मुकम्मल कोर्स को आपको वीडियो लेक्चर्स के साथ भी टीच करेंगे और साथ में हम आपको मुकम्मल स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, जिसमें पेपर पैटर्न के मुताबिक आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे, आपके एमसीक्यूज़ भी होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे। तो आपने लेक्चर भी साथ साथ अटेंड करने हैं और उसके साथ साथ उस स्टडी मटेरियल को जो इस लेक्चर के साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसको भी आपने स्टडी करना है। इंशाल्लाह हमारा ये कोशिश रहेगी और इस दावा तो नहीं, हम ये कोशिश करेंगे कि आपको जो मटेरियल दिया जाए वो मटेरियल अप टू द मार्क हो और उससे आप मोर देन 85% मार्क्स जो है वो अपने एग्ज़ाम में ले सकें। तो इसके साथ साथ आप कुछ स्किल्स भी लर्न कर सकें, क्योंकि आपका जो मुकम्मल कोर्स है वो थोड़ा प्रोग्रामिंग आस्पेक्ट से है। कंप्यूटर साइंस की इंट्रोडक्शन जो है वो आलमोस्ट आपने 9th क्लास में पढ़ ली हुई है। इसमें आकर के आपको 10th क्लास में कुछ प्रोग्रामिंग कंसर्न्स भी होंगे, प्रोग्रामिंग कोडिंग के रिलेटेड भी चीज़ें होंगी और GW बेसिक्स आपको आपके कोर्स में इंक्लूड की गई है। तो वो हम इंशाल्लाह यहाँ परफॉर्म भी करेंगे, उनके प्रोग्राम भी बनाएंगे और उनके एल्गोरिदम्स को अप्लाई भी करेंगे, सीखेंगे कि किस तरह से हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, क्योंकि यही वो बेस होती है जो आपको इस सेशन में आकर के 10th में आकर के समझनी है, सीखनी है, ताकि आप फ्यूचर क्लासेस ICS है, BSCS वगैरह और फर्दर क्लासेस में इसी बेस पर ही आप एक अच्छे से अच्छी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स ले करके कंप्यूटर साइंस डोमेन में परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए जी, कंप्यूटर साइंस डोमेन एक्चुअली कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, कोई पाक स्टडी या इस्लामियात की मानंद नहीं है। ये दरअसल कंप्यूटर साइंस डोमेन प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स हैं। इसे पढ़ा नहीं, इसे किया जाता है, लर्न किया जाता है, सीखा जाता है। ठीक है, तो कोशिश ये करेंगे कि हम इसको पढ़ें नहीं बल्कि इसमें से कुछ सीखें और सीखें भी प्रोग्रामिंग आस्पेक्ट से चीज़ें, ताकि हमें प्रोग्रामिंग अच्छे से आ जाए। तो शुरू करते हैं। आज का पहला लेक्चर है, आपका पहला चैप्टर है कंप्यूटर साइंस डोमेन में। उसमें पहला ही टॉपिक दिया हुआ है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड दरअसल है क्या? देखें जी, कंप्यूटर साइंस का ये दावा है कि कंप्यूटर साइंस जो है वो मुख्तलिफ़ फील्ड्स जो हमारे पास दी हुई हैं, फ़िज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, एजुकेशन हो, एंटरटेनमेंट हो, ग्राफिक्स हो, कार्टून एनिमेशन हो, किसी भी फील्ड में हमारा कंप्यूटर साइंस ये दावा है कि हम उनको सलूशन प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए सॉफ्टवेयर बना के देते हैं, उनके लिए सलूशंस हम देते हैं। जब हम सलूशंस देते हैं तो सलूशन देने से पहले हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, प्रॉब्लम को स्टडी करना ज़रूरी है। जब हम प्रॉब्लम को डिटेल से स्टडी कर लेंगे तब हम इस पोजीशन में होंगे कि हम उनके लिए बेस्ट सलूशन प्रोवाइड कर सकें। तो कंप्यूटर साइंस डोमेन में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हैं उनको ज़रा डिटेल से डिस्कस करते हैं कि वो किस किस्म के हैं। सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है वो है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, कि आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम जिसका सलूशन आप प्रपोज करने जा रहे हैं वो किस डोमेन से मुतल्लिक़ है। क्या वो प्रॉब्लम मैथ की डोमेन का है जो मुझे हल करना है, या क्या वो प्रॉब्लम फिज़िक्स या केमिस्ट्री की डोमेन का है, वो किस डोमेन से मुतल्लिक़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए पहले मुझे उस डोमेन को स्टडी करना है, उस प्रॉब्लम की नेचर को समझना है, उसकी सेंसिटिविटी को समझना है और प्रॉब्लम किस नेचर का है वो सारी चीज़ें मुझे देखनी है। उसके बाद क्या करना है, स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट। अब उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्या क्या चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड हैं, क्या टूल सेट मुझे पता होने चाहिए, क्या टेक्निक्स मेरे इल्म में होने चाहिए और क्या क्या मेथड्स जो हैं वो मैं अप्लाई कर सकता हूँ ताकि ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूँ। तो इसीलिए मुझे इसकी रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई करना है, इसकी नीड को समझना है, इसके स्कोप को समझना है, इसकी वर्किंग को समझना है और उसके मुताबिक ही इसका सलूशन प्रपोज करना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, एनालाइज द प्रॉब्लम। तो आइडेंटिफिकेशन के बाद होता है एनालाइज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम एनालाइज में ये होता है कि प्रॉब्लम को किस डेप्थ से, डिटेल से देखा जाता है कि प्रॉब्लम किस नेचर का है और उसमें उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं और उसमें एग्जिस्टिंग किस लेवल पर है, उसको किस तरह से रेक्टिफाई किया जा सकता है और इसका प्रॉब्लम का कैसे सलूशन प्रपोज किया जा सकता है। ये एनालाइजेशन में होती है। फिर डिज़ाइन एल्गोरिदम, ड्रॉ, फ्लो चार्ट। अब पहला स्टेप ये होता है कि हम जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसके बाद का पहला स्टेप ये होता है कि हम कोई ऐसा डिज़ाइन एल्गोरिदम उनके लिए करें, ठीक है, और उनके लिए एक फ़्लो चार्ट ड्रॉ करके दें ताकि वो प्रॉब्लम को स्टडी करने के बाद उसका एक सलूशन प्रोवाइड करें। ये एक लेमैन अप्रोच है, एक ब्रॉड फोर्स अप्रोच है, एक इनिशियल अप्रोच है, एक फर्स्ट एड अप्रोच समझ लें है कि सबसे पहले मुझे कोई एल्गोरिदम डिफ़ाइन करना है।
ठीक है। वो एल्गोरिदम जो है वो उस प्रॉब्लम को स्टडी करने के बाद उसको प्रपोज करना होता है, बताना होता है कि ये डोमेन किस तरह किस किस्म की है और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। एक सादा इंग्लिश में, एक सूडो कोड में, एक सादा सेंटेंसेस में, एक शॉर्ट सेंटेंसेस में मुझे ये एक छोटा सा एल्गोरिदम देना है। एल्गोरिदम दरअसल क्या होता है? एल्गोरिदम के लिए एक डेफिनेशन है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व प्रॉब्लम। किसी भी काम को करना हो तो हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर अपनाना होगा। ठीक है, हमने पेपर हल करना है तो देखिए पेपर हल करने के भी स्टेप बाय स्टेप हैं कि पहले आपको पेपर्स हल करने से पहले उसकी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है, उसके क्वेश्चंस को पढ़ना है, अपने अवेलेबल जो एलोकेटेड टाइम है, टाइम फ्रेम के मुताबिक क्वेश्चंस को आपने अलाइन कर लेना है कि मुझे किस किस क्वेश्चन को पहले करना चाहिए, किस टाइम में करना चाहिए। ये सारी प्री प्लानिंग है जो मुझे पेपर सॉल्व करने से पहले करनी होती है। और ये स्टेप्स हैं, इनको अगर मैं स्टेप बाय स्टेप करूँगा तो फिर जा कर के ओवरऑल मैं पेपर अच्छा कर पाऊँगा। सो एल्गोरिदम भी इसी तरह से होता है कि हमें कुछ स्टेप्स डिफाइन करने होते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है जिसको मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ और जिसके लिए मैं कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं पहले उसका कोई एल्गोरिदम ना बना लूँ एक सादा से स्टेप्स में 1 2 3 करके मैं एक सीक्वेंस में एल्गोरिदम बना लूँ। अब वो एल्गोरिदम जब बना लूँगा तो मैं इस पोजीशन में हूँगा कि मुझे एक प्रॉब्लम भी अंडरस्टैंड हो जाएगा और मैं एक रफ सा आइडिया भी सोल्यूशन का दे चुका हूँगा। फिर क्या करूँगा, मैं उसके लिए एक ड्रॉ फ्लो चार्ट बना लूँगा। अब जो प्रॉब्लम मैंने उसका एल्गोरिदम डिफाइन किया था तो सादा इंग्लिश में सेंटेंसेस थे, वो मैंने मेंशन कर दिया था, इनपुट ए, इनपुट बी, प्रोसेस सम इज इक्वल टू, इस किस्म के कुछ मैंने, अगर मैथ की डोमेन गए तो मैंने इस अंदाज से सादा सी इंग्लिश में लिख दिए थे। उसका एक और बेहतर वे क्या है? बेहतर वे ये है कि आप एल्गोरिदम भी डिफ़ाइन करें और साथ में फ़्लो चार्ट भी बना दें। फ़्लो चार्ट का मतलब क्या हुआ? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दें, यानी तस्वीरी खाका बना दें, ताकि आपका जो एल्गोरिदम है वो मज़ीद अंडरस्टैंडेबल बन जाए। क्योंकि जिस तरह से हम समझते हैं कि टेक्स्ट से ग्राफिक्स जो हैं ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होती हैं, तो हम इस तरह इसको फ़्लो चार्ट बना करके अपने एल्गोरिदम को मज़ीद क्लैरिफाई कर देते हैं और उसका डाटा फ़्लो भी बता देते हैं, वर्किंग मैकेनिज़्म भी बता देते हैं, उसके क्या इनपुट्स होंगे वो बता देते हैं, क्या प्रोसेसेस होंगे इसमें और फिर क्या आउटपुट्स जनरेट होंगी वो बता देते होते हैं इस फ़्लो चार्ट के अंदर। ठीक है, तो हमें इसका फ़्लो चार्ट बनाना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? कहते हैं राइट अ प्रोग्राम। जब हम इस लेवल पर पहुंच जाएंगे कि हमने एक एल्गोरिदम डिफाइन कर लिया होगा और हम एक फ़्लो चार्ट बना चुके होंगे, हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे चुके होंगे, तो फिर इस पोजीशन में होंगे कि हम इसे अब राइट ऑफ कर सकेंगे, कोड कर सकेंगे, लिख सकेंगे। अब हम इसकी मुतलका जो सूटेबल लैंग्वेज है, जो इस प्रॉब्लम को सही से इसका सलूशन दे सकती है, हम उस लैंग्वेज का इंतखाब करेंगे। अगर वो GW बेसिक है तो उसमें कोड करेंगे, अगर वो C लैंग्वेज है, C++ लैंग्वेज है, VB है, .NET लैंग्वेज है, PHP वगैरह है, वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। सो जो उनसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अब इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए सूटेबल है, बेस्ट है, अच्छा प्रपोज कर सकती है सलूशन, सो उसमें हम उसे प्रोग्राम को राइट करेंगे, कोड करेंगे। फिर जब हम कोड कर चुके होंगे तो फिर क्या करेंगे? फिर हम टेस्ट एंड डीबग द प्रोग्राम। फिर हम इस लेवल पर होंगे कि अपने किए हुए कोड को टेस्ट करें। अब टेस्ट कैसे किया जाएगा? देखिए जी, मैंने अब कोड कर चुका हूँगा तो मैं फिर उसके ऊपर एक सैम्पल वैल्यूज़ देकर एंटर करूँगा, सैम्पल वैल्यू दूंगा और टेस्ट करूँगा कि मेरे रिजल्ट्स वही आ रहे हैं जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं। लाइक मैं कह रहा हूँ मैं दो वैल्यूज़ को सम करना चाह रहा हूँ, तो दो वैल्यूज़ को सम करने के लिए मैंने जब कोड लिखा तो फिर मैं ये चेक करूँ क्या दो वैल्यू सम हो भी रही हैं कि नहीं। तो उसके लिए क्या करूँ? मैं पहले वैल्यू सबमिट करूँ, लाइक ए वैल्यू सबमिट करूँ, फिर बी वैल्यू सबमिट करूँ, फिर ए और बी को सम करूँ और फिर देखूँ ए और बी का रिजल्ट सही आ रहा है कि नहीं। फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू मैं 2 कर देता हूँ, बी की वैल्यू मैं 5 कर देता हूँ और इन दोनों को जब मैं ऐड करता हूँ तो मुझे सी की वैल्यू या थर्ड वैल्यू जो है वो 7 मिलनी चाहिए। अगर ये मिल रही है तो मेरा टेस्ट केस पास है, मतलब मेरा सॉफ्टवेयर सही काम कर रहा है। सो इस तरह से मैंने ये टेस्ट लेवल कवर किया। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मैं टेस्ट कर रहा था और ड्यूरिंग द टेस्ट मुझे प्रॉब्लम दिखाई दिए, उसमें एरर दिखाई दिए गए, उसमें बग्स दिखाई दिए गए, तो एक डीबगिंग का मेथड है या डीबग का मेथड है, तो उसे हम डीबग कर सकते हैं, यानी एरर करेक्ट कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को। तो टेस्ट करते साथ ही टेस्ट में ही हमें एरर फेस होंगे तो हम उसे ठीक करेंगे, तो ये अमल भी हमारा डीबगिंग का होगा। इसीलिए टेस्ट और डीबग साथ साथ चलता रहेगा। फिर हम आगे चलते हैं तो हमारे पास कुछ और स्टेप्स हैं, वो देखते हैं। वो है इम्प्लीमेंटेशन द प्रोग्राम। इम्प्लीमेंटेशन द प्रोग्राम से क्या मुराद है? बिकॉज जब हम टेस्ट कर चुके होंगे और डीबग कर चुके होंगे
तब हम इस पोजीशन में होंगे कि परफेक्टली अब हमारा सॉफ्टवेयर सही काम कर रहा होगा, हमारा प्रोग्राम सही चल रहा होगा, हम दरअसल उस प्रॉब्लम का सही से सलूशन प्रोवाइड कर रहे होंगे। जब हम उसका सलूशन प्रोवाइड कर रहे होंगे तो हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि अब जो है हमारा जो है ये सॉफ्टवेयर जो है ये प्रॉपरली वर्क करने लग रहा है। अब कॉन्फिडेंटली हम इसको डिप्लॉय करने की पोजीशन में होंगे कस्टमर के एंड पर या यूज़र के एंड पर, जहाँ इसे चलना है, जिस डोमेन के लिए ये बनाया गया है, जिस प्रॉब्लम के लिए डेवलप किया गया है, उस जगह आपको इसे इम्प्लीमेंट करना है, लागू करना है, इंस्टॉल करना है। ठीक है, अब इम्प्लीमेंट करने के लिए एक तो सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करना होगा, तो साथ में उसकी रिक्वायरमेंट भी देखनी होगी कि ये सॉफ्टवेयर किस एनवायरनमेंट में चलेगा, ये सॉफ्टवेयर किन लोगों ने चलाना है, ये सॉफ्टवेयर किस किस टाइम पे चलेगा, इस सॉफ्टवेयर के लिए और फर्दर हार्डवेयर क्या रिक्वायर्ड है, इस सॉफ्टवेयर के लिए और फर्दर सॉफ्टवेयर क्या रिक्वायर्ड है, क्या कोई एंटीवायरस इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्या कोई ख़ास किस्म का प्रिंटर इंस्टॉल करना पड़ेगा, या कोई ख़ास किस्म का स्कैनर या कैमरा वगैरह साथ लगाना पड़ेगा, या कोई बायोमेट्रिक डिवाइस लगानी पड़ेगी, क्या ऐसा करना पड़ेगा। तो ये सारा इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में आता है। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और भी शामिल है कि हम यूज़र को ट्रेन भी करेंगे, क्योंकि हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया होगा, एक सोल्यूशन प्रपोज किया होगा। अब ये सॉफ्टवेयर दरअसल क्या करेगा, ये उस डोमेन में रन होगा। रन किसने करना है, लोगों ने करना है, यूज़र ने करना है, यूज़र ने ही उनको चलाना है। तो इसीलिए इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में जहाँ हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, उसे डिप्लॉय करते हैं, वहाँ यूज़र को ट्रेन भी करते हैं। ट्रेनिंग 1 डे हो सकती है, 10 डे हो सकती है, 1 मंथ हो सकती है। वो तो वॉल्यूम ऑफ द सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करता है, कम्प्लेक्सिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करता है। इसीलिए मुझे इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में इंस्टॉलेशन भी करनी है और रिक्वायरमेंट, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी है उसकी। थर्डली मुझे यूज़र को ट्रेन भी करना है, जिन जिन यूज़र ने इसे चलाना है। नेक्स्ट फेज़ में देखिए जी, मेंटेन एंड अपडेट द सॉफ्टवेयर। क्योंकि जब सॉफ्टवेयर चल रहा होगा, ज़ाहिर सी बात है, जब एंट्रीज हो रही होंगी, बहुत सारी एंट्रीज हो रही होंगी, फिर तब उसकी परफेक्टनेस, कंप्लीटनेस, ठीक है, कंसाइजनेस का पता चलेगा। तब उसकी इंटेग्रिटी, उसकी दुरुस्तगी, उसकी सही सही काम करने की सलाहियत का, परफॉर्मेंस का अंदाज़ा होगा। जब वो चल रहा होगा, उसमें एंट्रीज होती जा रही होंगी, तो बीच बीच में कहीं एंट्री गलत हो सकती है, इंटेंशनली, अनइंटेंशनली, किसी तरह से भी परफेक्टली कोई ना कोई मिस्टेक हो सकती है। तो हम फिर उसको मेंटेन होने करने की तरफ दौड़ेंगे कि हम उसमें वो इम्प्रूवमेंट लाएंगे। लाइक हमने फर्स्ट टाइम जो बनाया था, उसमें उसमें ये फीचर्स थे, ये चेक एंड बैलेंस था, ये कंस्ट्रेंट्स थी, वो हमने इम्प्लीमेंट कर दी थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब यूज़र उसे यूज़ करने लगा, उसे थोड़े थोड़े मसाइल और भी उसे आने लगे, तो वो उसमें करेक्टनेस चाहेगा, उसे सेट करना चाहेगा। तो वो हम मेंटेनेंस या अपडेट द सॉफ्टवेयर में ये काम करेंगे। कि हो सकता है वो 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, साल बाद, 6 माह बाद वो चाहे कि इसमें तब्दीली करना चाहे, वो कुछ फ़ीचर्स को ऐड करना चाहे, ठीक है, वो ऐड मौजूदा फ़ीचर में कोई करेक्टनेस करना चाहे, तो वो मेंटेन और अपडेट में सारी चीज़ें होंगी। आखिरी फेज़ के ऊपर हम क्या करेंगे, आखिरी फेज़ पे दरअसल ये करेंगे, जब हमारा सॉफ्टवेयर एक लेवल पर चल रहा होगा, क्लाइंट एंड पर कस्टमर के ऊपर काम कर रहा होता है, कस्टमर से काम कर रहा होता है, काफ़ी अर्सा गुजर जाता है, और वो मेंटेन अपडेट होते हुए एक नीट एंड क्लीन शक्ल में सामने आ जाता है, और कॉन्फिडेंटली मार्केट और यूज़र उस पर एतमाद करते हैं और यूज़ करते हैं। फिर वो डॉक्यूमेंट करते हैं एंड प्रोग्राम करते हैं। सॉफ्टवेयर को डॉक्यूमेंट कर लिया जाता है, इसके सारे फीचर्स को, इसके सारे फंक्शंस को, फंक्शनैलिटीज़ को सारा लिख लिया जाए, डॉक्यूमेंट कर लिया जाए। डॉक्यूमेंट किसके लिए फ़ायदेमंद है, देखिए 2 बंदों के लिए फ़ायदेमंद है। एक डेवलपर के लिए जिसने वो सॉफ्टवेयर बनाया है, जिसने वो सोल्यूशन प्रपोज किया है, उसके लिए फ़ायदेमंद है कि वो बाद में 6 माह बाद, साल बाद, 10 साल बाद वो डॉक्यूमेंट खोल के देखे और उसके मुताबिक उसको सेट कर ले अगर कोई मसला है तो। दूसरा डॉक्यूमेंट करने का फ़ायदा है जो क्लाइंट एंड पर है, ठीक है, जो उसको यूज़ करने वाले हैं। हो सकता है वो एंड यूज़र है, उसको हमने एक पूरा ट्यूटोरियल बना के दिया हो कि आपने प्रिंट लेना है तो ऐसे लेंगे, सेव करना है तो ऐसे करेंगे, फ़लाना फंक्शन के लिए ये काम करेंगे, फ़लाने के लिए ये शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। हमने उसे पूरा एक ट्यूटोरियल प्रोवाइड करना है। डॉक्यूमेंटेशन में ये होगा कि जो यूज़र यूज़ कर रहा है और जो क्लाइंट है, स्टेक होल्डर है, जिनका ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है, वो उनको मुकम्मल डॉक्यूमेंट हमने ही प्रोवाइड करना है, ताकि वो उनके लिए फ़ायदेमंद भी हो और डेवलपर एंड के लिए भी फ़ायदेमंद हो। इसलिए हमें उसको प्रोग्राम भी करना है और साथ डॉक्यूमेंट भी करना है। तो उम्मीद है कि ये सारे स्टेप से आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। इस सारे स्टेप में हमने दरअसल ये सीखा कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कोई वन टास्क नहीं है, वन गो टास्क नहीं है कि हो जाएगा। दरअसल ये सीरीज़ ऑफ स्टेप्स हैं जो परफॉर्म होंगे अपने टाइम से, एक सीक्वेंस से, और फिर जा कर के आप एक परफेक्टली सॉल्यूशन प्रपोज कर सकेंगे।
तो हम अपनी 10th क्लास में इन सारे फेजेस से गुजरेंगे। हम GW बेसिस के ऊपर कोड भी करेंगे, हम उसके ऊपर प्रोग्राम बनाएंगे, प्रोग्राम बनाकर टेस्ट करेंगे, डीबग करेंगे, डीबग करके हम इम्प्लीमेंट करना, मेंटेन करना, इन सारे फेजेस से गुजरेंगे। साथ के साथ हम डॉक्यूमेंट भी बनाएंगे। एक मुकम्मल प्रोग्रामिंग रेसिपी आपको प्रोवाइड की जाएगी, जो आपकी 10th क्लास में ना सिर्फ आपका 10th क्लास का कोर्स कवर किया जाएगा, बल्कि आप में प्रोग्रामिंग स्किल्स, एक्सपर्टीज़ को भी उजागर किया जाएगा। इसीलिए आप साथ साथ कोर्सेज़ के इस वीडियो लेक्चर के साथ रहें, सीरीज़ ऑफ लेक्चर का हिस्सा बने और उन मटेरियल्स को भी साथ साथ स्टडी करें जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।